नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम। झारखंड के घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव डिब्रूगढ़। दिन के उजाले में यह किसी भी आम गांव की तरह ही शांत और सरल दिखाई देता था। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, यहाँ की फिजाओं में एक अनकहा खौफ तैरने लगता है। कहते हैं आज भी इस गांव की सरहदों पर रात के वक्त एक ऐसी शक्ति का वास है जो इंसानी समझ से परे है। एक ऐसी डायन जो रूपवती बनकर शिकार को अपनी ओर आकर्षित करती है और फिर उसके साथ करती है संभोग। और फिर शुरू होता है एक ऐसा खेल जिसका अंत सिर्फ मौत है। ये कहानी है उसी खौफ की, उसी रहस्य की, और एक ऐसे नौजवान की जिसकी किस्मत उसे उसी दहलीज पर ले आई थी जहां से सिर्फ एक ही रास्ता था, और वो थी उसकी मौत। तो आपको अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में अपना नाम और शहर का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपको धन्यवाद दे सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कहानी की। रात के ठीक 9 बजे थे। शहर की चकाचौंध को पीछे छोड़ती हुई सौरभ की बाइक घने अंधेरे में अपनी हेडलाइट की रोशनी से रास्ता चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। हवा में हल्की ठंडक घुल चुकी थी जो उसके जैकेट को भेद कर सिहरन पैदा कर रही थी। सौरभ के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान थी। हो भी क्यों ना, आखिर वो अपने जिगरी दोस्त आकाश की शादी में जो जा रहा था। कॉलेज के वो सुनहरे दिन, वो बेफिक्री की जिंदगी, सब कुछ एक फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। आकाश का गांव डिब्रूगढ़ यहां से करीब 100 किलोमीटर दूर था। गूगल मैप्स के अनुसार 2.5 से 3 घंटे का रास्ता था। सौरभ ने सोचा था कि 11 साढ़े 11 बजे तक आराम से पहुंच जाएगा और फिर दोस्तों के साथ शादी की रस्मों में धमाल मचाएगा। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह सफर उसकी जिंदगी का सबसे भयानक और आखिरी सफर साबित हो सकता है। जैसे जैसे उसकी बाइक शहर की सीमा से दूर होती जा रही थी, सड़क के दोनों ओर घने पेड़ और झाड़ियां शुरू हो गईं। माहौल में एक अजीब सी खामोशी पसरने लगी थी जिसे सिर्फ बाइक के इंजन की गड़गड़ाहट ही तोड़ रही थी। कभी कभी दूर किसी जानवर की डरावनी आवाज सुनाई दे जाती जो दिल में एक अनजाना सा खौफ पैदा कर देती। सौरभ ने अपनी बाइक की स्पीड थोड़ी और बढ़ा दी। वह जल्द से जल्द इस सुनसान रास्ते को पार कर लेना चाहता था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उस पर नजर रखे हुए है, जैसे अंधेरे में छिपी कोई आंखें उसका पीछा कर रही हों। उसने अपने मन को झटकते हुए इसे अपना वहम माना, लेकिन दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। लगभग 1 घंटे के सफर के बाद जब सौरभ डिब्रूगढ़ से कोई 20-25 किलोमीटर दूर था, उसे सड़क के किनारे एक अजीब सा दृश्य दिखाई दिया। एक बेहद खूबसूरत औरत जिसकी उम्र 25-26 साल रही होगी, सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठी सिसक सिसक कर रो रही थी। उसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी और उसके लंबे घने काले बाल खुले हुए थे जो हवा में लहरा रहे थे। इस सुनसान और वीरान सड़क पर रात के इस पहर में एक अकेली औरत को इस तरह रोते हुए देखना किसी भी सामान्य इंसान के लिए चौंकाने वाला था। सौरभ ने एक पल के लिए अपनी बाइक धीमी की। उसके मन में कई सवाल उठे। यह औरत कौन है? इस वक्त यहां अकेले क्या कर रही है? क्या इसे किसी मदद की जरूरत है? लेकिन फिर उसके दिमाग में बड़े बुजुर्गों की वो बातें कौन थीं जो अक्सर ऐसे सुनसान रास्तों के बारे में सुनाई जाती थीं। रात के वक्त किसी अनजान पर भरोसा करना खतरे से खाली नहीं होता। यही सोचकर उसने अपनी बाइक की रफ्तार फिर से बढ़ा दी और उस औरत को नजरअंदाज करते हुए आगे निकल गया। बाइक के शीशे में उसने देखा, वो औरत अब भी उसी तरह बैठी रो रही थी। उसकी नजरें जैसे सौरभ को ही ढूंढ रही थीं। सौरभ का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे अपनी इस हरकत पर थोड़ी शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी, लेकिन डर उस पर हावी था। सौरभ उस औरत को पीछे छोड़कर करीब 2-3 किलोमीटर आगे निकल आया था, लेकिन उसका मन बेचैन था। उसकी आंखों के सामने बार बार उसी रोती हुई औरत का चेहरा घूम रहा था। क्या वो सच में किसी मुसीबत में थी? अगर उसे सच में मदद की जरूरत हुई और मैंने उसकी मदद नहीं की तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। इसी वजह से उसके दिलो दिमाग पर हथौड़े की तरह चोट कर रहे थे। एक तरफ उसका डर था जो उसे रुकने से रोक रहा था, और दूसरी तरफ उसकी इंसानियत जो उसे वापस जाने के लिए मजबूर कर रही थी। इस अंतर्द्वंद में उसकी इंसानियत जीत गई। उसने फैसला किया कि वह वापस जाकर देखेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर कोई खतरा महसूस हुआ तो वह तुरंत वहां से निकल जाएगा, लेकिन बिना कोशिश किए इस तरह भाग जाना उसे गंवारा नहीं था। उसने अपनी बाइक को एक झटके से यू टर्न लिया और उसी जगह की ओर वापस चल पड़ा
जहां उसने उस औरत को देखा था। अब उसके दिल की धड़कनें और भी तेज हो गई थीं। एक अनजाना सा रोमांच और डर उसके पूरे शरीर में दौड़ रहा था। जैसे ही सौरभ की बाइक की हेडलाइट उसी पेड़ पर पड़ी जहां वो औरत बैठी थी, उसका दिल एक पल के लिए धड़कना ही भूल गया। वो जगह बिल्कुल खाली थी। वहां कोई नहीं था, जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। सौरभ ने अपनी बाइक रोकी और हेलमेट का शीशा ऊपर उठाया। उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाईं, लेकिन दूर दूर तक किसी का नामो निशान नहीं था। सड़क के दोनों ओर घना जंगल था और खामोशी इतनी गहरी थी कि उसे अपने कानों में साईं साईं की आवाज सुनाई दे रही थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अभी 5 मिनट पहले ही तो उसने उसे यहां देखा था। इतनी जल्दी वो कहां जा सकती थी? क्या यह उसका कोई वहम था, या फिर? सौरभ अभी इन सवालों में ही उलझा हुआ था कि तभी उसे दाईं ओर की घनी झाड़ियों से एक बेहद मीठी और रहस्यमयी आवाज सुनाई दी, जिसने उसके खून को जमा दिया। आओ, मैं इधर हूं। आवाज एक औरत की ही थी, वही आवाज जो उसने अपने मन में सोची थी। लेकिन इस आवाज में कुछ ऐसा था जो इंसानी नहीं लग रहा था। यह आवाज कानों से नहीं, सीधे रूह से टकरा रही थी। सौरभ का पूरा शरीर कांपने लगा। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसी आवाज ने फिर से कहा, और इस बार उसकी हंसी भी शामिल थी। एक ऐसी हंसी जो किसी और ही दुनिया की लग रही थी। अब देखो, डर का सबसे भयानक रूप वो होता है जब वो आपकी जानी पहचानी यादों का मुखौटा पहनकर सामने आता है। बचपन के खेल जो कभी मासूमियत और खुशी का प्रतीक हुआ करते थे, जब वही खेल मौत का बुलावा बन जाएं, तो समझ लेना चाहिए कि आप किसी इंसानी ताकत से नहीं, बल्कि किसी ऐसी शैतानी शक्ति से टकरा गए हैं जिसकी दुनिया के नियम इंसानी समझ से परे हैं। मैं जानती थी, मैं जानती थी कि तुम आओगे। यह आवाज सौरभ के कानों में शहद की तरह घुल रही थी, लेकिन इसका असर किसी जहर से कम नहीं था। उसके शरीर ने हिलना डुलना बंद कर दिया था, जैसे किसी ने उसे पत्थर का बना दिया हो। दिमाग सुन्न पड़ चुका था और दिल सीने में किसी कैद पंछी की तरह फड़फड़ा रहा था। वह उस आवाज की दिशा में देख रहा था जहां सिवाय घने अंधेरे के और कुछ नहीं था। तभी उसी आवाज में एक चंचलपन, एक शरारत भरी खनक उभरी, जिसने सौरभ के डर को कई गुना बढ़ा दिया। चलो ना, आवाज ने फुसफुसाते हुए कहा। अब इतना वक्त हो गया है तो वही वाला खेल खेलते हैं जो हम बचपन में खेला करते थे। लुका छिपी का खेल। बहुत मजा आता था, याद है? लेकिन अब मेरे साथ कोई नहीं खेलता। लुका छिपी, इस शब्द ने सौरभ के जमे हुए खून में हरकत पैदा कर दी। यह एक ऐसा शब्द था जो मासूमियत, दोस्ती और बचपन की सुनहरी यादों से जुड़ा था। लेकिन इस वक्त, इस भयानक माहौल में, यह शब्द किसी श्राप की तरह लग रहा था। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी मीठी बातों के जाल में फंसाकर उन झाड़ियों के अंधेरे में खींच लेना चाहती है। इस ख्याल ने उसके अंदर एड्रेनालाइन का एक ऐसा सैलाब पैदा किया कि उसका सारा डर एक पल के लिए गायब हो गया और उसकी जगह सिर्फ वहां से भाग जाने की अंधी इच्छा ने ले ली। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन किसी तरह उसने बाइक की चाबी घुमाई। 1, 2, 3 बार सेल्फ दबाने पर भी बाइक स्टार्ट नहीं हुई। हर असफल कोशिश के साथ झाड़ियों से आती वो खनकती हुई हंसी और तेज होती जा रही थी, जैसे वो उसकी बेबसी का मजाक उड़ा रही हो। आखिरकार चौथी कोशिश में बाइक का इंजन एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ जिंदा हो उठा। सौरभ ने एक पल भी नहीं गंवाया, क्लच दबाया, गियर डाला और पूरी ताकत से एक्सीलेटर घुमा दिया। बाइक किसी घायल जानवर की तरह चीखती हुई आगे बढ़ी और सौरभ ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत तक नहीं की। लगभग आधे घंटे तक मौत की रफ्तार से बाइक चलाने के बाद जब उसे दूर रोशनी और लाउडस्पीकर पर बजते शादी के गानों की आवाज सुनाई दी, तब जाकर उसकी सांस में सांस आई। वह आकाश के गांव डिब्रूगढ़ की सीमा में दाखिल हो चुका था। पंडाल की चकाचौंध, लोगों की भीड़ और संगीत के शोर ने उस भयानक जंगल की खामोशी और खौफ को जैसे एक पल में खत्म कर दिया। वह कांपते हुए बाइक से उतरा। उसके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे और चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। जैसे ही उसके दोस्त आकाश की नजर उस पर पड़ी, वह दौड़ता हुआ आया। अरे सौरभ, तू आ गया। क्या हुआ? इतना डरा हुआ क्यों है? सब ठीक तो है? सौरभ कुछ बोल नहीं पाया। उसने बस सिर हिला दिया। वह उस खौफनाक वाकये के बारे में किसी को कुछ नहीं बता सकता था। कौन उसकी बात पर यकीन करता? लोग उसे पागल या नशे में समझते। उसने खुद को संभालने की कोशिश की।
एक झूठी मुस्कान चेहरे पर ओढ़ी और बोला, कुछ नहीं यार, बस रास्ते में थोड़ी ठंड लग रही थी। आकाश उसे खींचकर पंडाल के अंदर ले गया। वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। हंसी मजाक, नाच गाना, स्वादिष्ट पकवानों की खुशबू। सौरभ ने खुद को इस माहौल में डुबोने की पूरी कोशिश की। उसने दोस्तों के साथ डांस किया, खूब बातें की और डर को भुलाने के लिए एक के बाद एक कई ड्रिंक्स ले लिए। नशे में उसे कुछ देर के लिए वो खौफनाक आवाज और वो हंसी भूल सी गई, लेकिन उसके अवचेतन मन में वो डर किसी जहरीले बीज की तरह अपनी जड़ें जमा चुका था। वह हंस रहा था, लेकिन उसकी आंखें बार बार अनजाने में पंडाल के बाहर के अंधेरे की तरफ देख रही थीं, जैसे उसे डर हो कि वो आवाज, वो हंसी उसका पीछा करते हुए यहां भी आ जाएगी। शादी की सारी रस्में खत्म होने के बाद सुबह के करीब 3 बजे थे। ज्यादातर मेहमान जा चुके थे या सोने की तैयारी कर रहे थे। सौरभ के दोस्तों ने उसे रात में रुकने के लिए बहुत कहा, लेकिन वह एक पल भी और वहां नहीं रुकना चाहता था। डिब्रूगढ़ नाम का खौफ अब उसके दिल पर हावी हो चुका था। उसे बस जल्द से जल्द इस जगह से दूर अपने घर की सुरक्षा में पहुंचना था। उसने सबसे विदा ली और अपनी बाइक की तरफ बढ़ गया। उस रात जो हुआ था, उसके बाद वह उसी रास्ते से वापस जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था जिस रास्ते से वह आया था। उसने गूगल मैप्स पर एक दूसरा लंबा रास्ता चुना, जो भले ही 40-50 किलोमीटर लंबा था, लेकिन उसे उस भयानक जंगल से होकर नहीं गुजरना पड़ता। घर आते वक्त उसका पूरा ध्यान सड़क पर कम और अपनी बाइक के साइड मिरर पर ज्यादा था। हर गाड़ी की हेडलाइट उसे एक पल के लिए चौंका देती। सड़क के किनारे खड़ा हर पेड़ उसे किसी इंसान का साया लगता। हवा की सरसराहट में भी उसे वही खनकती हुई हंसी सुनाई दे रही थी। वह लगातार खुद को दिलासा दे रहा था कि यह सब उसका वहम है, जो उस डरावने अनुभव की वजह से पैदा हुआ है। उसने अपने मन को मजबूत किया और सिर्फ घर पहुंचने पर ध्यान केंद्रित किया। घंटों की तनावपूर्ण यात्रा के बाद जब सुबह के सूरज की पहली किरणें आसमान में फैल रही थीं, सौरभ आखिरकार अपने घर पहुंचा। घर की चिर परिचित चौखट देखकर उसे जो सुकून मिला, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उसने बाइक खड़ी की, लड़खड़ाते कदमों से मुख्य दरवाजे तक पहुंचा और दरवाजा खोला। अंदर सब कुछ शांत था। वह सीधे अपने कमरे में गया और खुद को बिस्तर पर गिरा दिया। वह इतना थक चुका था कि उसे तुरंत नींद आ जानी चाहिए थी, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थीं और दिमाग में रात की घटनाएं किसी टूटी हुई फिल्म की तरह चल रही थीं। तभी उसकी नजर अपने स्टडी टेबल पर गई। टेबल पर बाकी सब कुछ वैसा ही था जैसा वह छोड़कर गया था, सिवाय एक चीज के। टेबल के ठीक बीचों बीच उसकी किताबों के ऊपर लाल रंग की एक चटक साड़ी का छोटा सा टुकड़ा रखा हुआ था। वही लाल रंग जैसा उस औरत ने पहना था। सौरभ का खून जम गया। ये यहां कैसे आया? उसके घर का दरवाजा तो अंदर से बंद था। वह अकेला रहता था। उसके सिवा और कोई अंदर नहीं आ सकता था। उसने कांपते हुए हाथों से उस कपड़े के टुकड़े को उठाया। वह रेशमी और मुलायम था और उससे एक अजीब सी, मीठी लेकिन मन को बेचैन कर देने वाली महक आ रही थी। खौफ की सबसे डरावनी बात यह होती है कि वो सिर्फ जंगलों और वीरान सड़कों तक महदूद नहीं रहता। वो एक साए की तरह आपका पीछा करता है, आपके साथ चलता है और आपके घर की महफूज चारदीवारी को भी अपनी गिरफ्त में ले लेता है। जब आपका अपना घर, आपकी अपनी पनाहगाह ही आपके लिए सबसे बड़ी कैद बन जाए, तो इंसान कहां जाए? सौरभ के साथ भी यही होने वाला था। वो उस अनजानी बला को जंगल में पीछे छोड़ आया था, ऐसा उसे लग रहा था। लेकिन वो नहीं जानता था कि वो डायन खुद एक निशानी बनकर उसकी जेब में, उसके साथ उसके घर तक चली आई थी और अब वो निशानी एक दावत में बदलने वाली थी। वह पूरा दिन सौरभ के लिए किसी जहन्नुम से कम नहीं था। रात की भयावह घटना और फिर सुबह सुबह अपने स्टडी टेबल पर उस साड़ी के टुकड़े का मिलना, इन दो बातों ने उसे मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़कर रख दिया था। उसका दिमाग किसी भी तर्क को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। वह बार बार खुद को समझाने की कोशिश करता कि यह सब महज एक इत्तेफाक है। हो सकता है शादी से लौटते वक्त किसी का यह कपड़ा उड़कर उसकी बाइक में फंस गया हो और घर आकर टेबल पर गिर गया हो। लेकिन उसका दिल इस झूठी तसल्ली को मानने के लिए तैयार नहीं था। उस कपड़े से आती वही अजीब सी, मीठी और बेचैन करने वाली महक उसके सारे तर्कों को ध्वस्त कर रही थी। उसने उस कपड़े के टुकड़े को उठाकर अपनी अलमारी के सबसे पिछले कोने में फेंक दिया।
जैसे किसी बुरे सपने को दिमाग से निकाल फेंकना चाहता हो। लेकिन उसकी महक जैसे पूरे कमरे में बस गई थी। उसने खिड़की दरवाजे खोल दिए, अगरबत्तियां जलाईं, लेकिन वो गंध जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह अपने ही घर में एक कैदी की तरह महसूस कर रहा था। हर आहट पर उसका दिल उछल पड़ता। दरवाजे पर होने वाली हर दस्तक उसे कंपा देती। उसे हर पल ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है, कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। लेकिन जब भी वो पलट कर देखता तो वहां कोई नहीं होता था। उसने अपने लैपटॉप पर काम करने की कोशिश की, लेकिन उसका ध्यान एक पल के लिए भी केंद्रित नहीं हो पाया। अक्षर उसे नाचते हुए नजर आ रहे थे और स्क्रीन की रोशनी में उसे बार बार एक लाल परछाई सी दिख जाती। शाम ढल रही थी और बाहर का अंधेरा उसके अंदर के खौफ को और भी गहरा कर रहा था। रात भर की जागी आंखें और दिन भर का मानसिक तनाव अब उसके शरीर पर हावी हो रहा था। उसका सिर बुरी तरह दुख रहा था और पूरा बदन टूट रहा था। जब उसकी मां ने उसे इस हालत में देखा तो चिंता से पूछा, बेटा क्या हुआ? तेरी तबीयत तो ठीक है? चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ है। मां की आवाज सुनकर सौरभ जैसे हकीकत की दुनिया में लौटा। उसने खुद को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं मां, बस सफर की थकान है। रात भर सोया नहीं ना, इसलिए। उसकी मां ने उसके माथे पर हाथ रखते हुए कहा, चल हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूं। खाना खाकर थोड़ी देर सो जाना, सब ठीक हो जाएगा। सौरभ ने हामी में सिर हिलाया। शायद उसकी मां सही कह रही थी। शायद यह सब उसकी थकान और डर का मिला जुला वहम था। एक अच्छी नींद शायद सब कुछ ठीक कर देगी। वह यह नहीं जानता था कि जिस नींद को वह अपनी थकान का इलाज समझ रहा था, वही नींद आज रात उसके लिए सबसे भयानक सजा बनने वाली थी। रात का खाना खाकर सौरभ सीधे अपने कमरे में आ गया। उसने कमरे की लाइट बंद नहीं की। उसे अंधेरे से अब डर लगने लगा था। उसने दरवाजा अंदर से अच्छी तरह बंद किया और बिस्तर पर लेट गया। दिन भर का शारीरिक और मानसिक तनाव उस पर इतना हावी था कि बिस्तर पर पड़ते ही उसकी आंखें भारी होने लगी। बाहर गली के कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं और दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक की आवाज कमरे की खामोशी को भंग कर रही थी। इन आवाजों के बीच सौरभ जल्द ही गहरी नींद में डूब गया। उसे नींद में डूबे हुए अभी मुश्किल से 1 या 2 घंटे ही हुए होंगे कि उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे लगा जैसे कोई बेहद नर्म और ठंडा हाथ उसके बालों को सहला रहा है। यह स्पर्श इतना हल्का और नाजुक था कि नींद में उसे यह किसी सपने जैसा लगा। उसे लगा जैसे उसकी मां आई हैं उसे देखने के लिए। इस एहसास में एक अजीब सा सुकून था और वह नींद में और भी गहरा उतरता चला गया। लेकिन फिर वो स्पर्श उसके बालों से होता हुआ उसके माथे पर आया और फिर उसके गालों पर। अब यह स्पर्श उसे थोड़ा अजीब लगने लगा। यह उसकी मां के हाथों जैसा नहीं था। यह बहुत ज्यादा ठंडा था, जैसे किसी ने अपने हाथ बर्फ में डुबोकर निकाले हों। और इन हाथों के नाखूनों का एहसास भी उसे हो रहा था, जो लंबे और तीखे महसूस हो रहे थे। इस अजीब एहसास ने उसकी नींद में खलल डाल दिया। उसकी चेतना नींद और जागृति के बीच झूल रही थी। तभी अचानक उसकी आंख खुल गई। उसने हड़बड़ाकर उठने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर भारी महसूस हो रहा था। उसने तेजी से अपनी नजरें पूरे कमरे में घुमाईं। कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा सोने से पहले था। लाइट जल रही थी, दरवाजा अंदर से बंद था और कमरे में उसके सिवा और कोई नहीं था। उसने गहरी सांस ली। शायद सपना था, उसने खुद से कहा। दिन भर उसी के बारे में सोचता रहा तो सपने में भी वही सब आ रहा है और ड्रिंक का असर भी अभी बाकी होगा। उसने खुद को यही सब समझाकर शांत किया। वह इतना थका हुआ था कि इन सब बातों पर ज्यादा सोचने की उसकी हिम्मत नहीं थी। उसने साइड टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाया और एक ही घूंट में पूरा पानी पी गया। उसका गला बुरी तरह सूख रहा था। पानी पीकर वह फिर से बिस्तर पर लेट गया और जबरदस्ती अपनी आंखें बंद कर लीं, यह भूलने की कोशिश करते हुए कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ था। थकान एक बार फिर उस पर हावी हुई और कुछ ही मिनटों में वह दोबारा नींद की गहरी खाई में गिर गया। इस बात से अनजान कि असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। इस बार जब उसे नींद आई तो वो पहले से भी ज्यादा गहरी थी, लेकिन इस गहरी नींद में भी उसे अपने आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। उसे फिर से वही स्पर्श महसूस हुआ, लेकिन इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा बेबाक और हक जताने वाला था। उस ठंडे हाथ ने इस बार फिर से उसके गालों को सहलाना शुरू किया, लेकिन इस बार वो वहां रुका नहीं। वो हाथ धीरे धीरे उसकी गर्दन पर आया और फिर उसकी छाती पर रेंगने लगा। सौरभ नींद में था, लेकिन उसका शरीर इस अनचाहे स्पर्श पर
प्रतिक्रिया दे रहा था। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे और दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वह किसी बुरे सपने में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। एक ऐसा सपना जिसमें वह चीखना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। वह चाहकर भी अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था, जैसे किसी ने उसके पूरे जिस्म को जकड़ लिया हो। वो अदृश्य हाथ उसकी टी शर्ट के अंदर घुस गया और उसके नंगे बदन को छूने लगा। उस हाथ का ठंडापन उसकी गर्म त्वचा पर किसी दहकते हुए कोयले की तरह महसूस हो रहा था। सौरभ का दिमाग चीख रहा था, उठो, जागो, ये सपना नहीं है। लेकिन उसका शरीर लकवाग्रस्त था। वो हाथ उसकी छाती से होता हुआ उसके पेट पर आया और फिर धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ने लगा। हर एक इंच जो वो हाथ नीचे जा रहा था, सौरभ की रूह कांप रही थी। उसे अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था। और फिर वो हाथ उसकी पैंट के बटन तक पहुंच गया। एक पल की खामोशी और फिर उसे अपनी पैंट का बटन खुलने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। इसके बाद उसकी पैंट की जिप के सरकने की आवाज। यह आवाज किसी बिजली के झटके की तरह उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। अब डर अपनी सारी हदें पार कर चुका था। यह कोई सपना नहीं हो सकता था, यह हकीकत थी, एक ऐसी घिनौनी और भयानक हकीकत जिसे उसका दिमाग स्वीकार नहीं करना चाहता था। जैसे ही वो ठंडा अनजाना हाथ उसके प्राइवेट पार्ट को छूने के लिए आगे बढ़ा, सौरभ के अंदर की सारी ताकत जैसे एक साथ वापस आ गई। उसने एक जोरदार झटके से अपनी आंखें खोलीं और पूरी ताकत से चीखते हुए बिस्तर पर उठ बैठा। उसकी सांसें किसी मैराथन धावक की तरह चल रही थीं। पूरा शरीर पसीने से तरबतर था और आंखें खौफ से फटी हुई थीं। उसने कांपते हुए नजरों से कमरे में देखा। कमरा खाली था, वहां कोई नहीं था, बिल्कुल कोई नहीं। लेकिन तभी उसकी नजर अपनी पैंट पर गई और उसका दिल बैठ गया। उसकी पैंट का बटन खुला हुआ था और जिप नीचे सरकी हुई थी। यह एहसास कि जो कुछ भी हुआ वो सपना नहीं था, एक हकीकत थी। सौरभ के लिए किसी मौत के पैगाम से कम नहीं था। कोई उसके कमरे में था, किसी ने उसे छुआ था, किसी ने उसकी अस्मत को तार तार करने की कोशिश की थी। यह ख्याल आते ही उसके अंदर का सारा डर एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। वह एक पागल की तरह बिस्तर से कूदा और दरवाजे की तरफ भागा। उसे इस कमरे में एक पल भी और नहीं रुकना था। उसे अपनी मां के पास जाना था। उसे बताना था कि इस घर में कुछ तो गलत है। उसने कांपते हाथों से दरवाजे की कुंडी खोली और खुद को लगभग बाहर फेंक दिया। वह गलियारे में खड़ा हाँफ रहा था। उसकी नजरें अपने बंद कमरे के दरवाजे पर टिकी थीं। वह कुछ पल वहीं खड़ा रहा, खुद को यकीन दिलाने की कोशिश करता रहा कि अब वह सुरक्षित है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी रही सही हिम्मत भी तोड़ दी। उसके कमरे का दरवाजा, जिसे वह खुद खोलकर बाहर आया था, एक जोरदार धड़ाम की आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया, जैसे किसी तेज आंधी ने उसे बंद किया हो। लेकिन घर में तो हवा का एक झोंका भी नहीं था। सौरभ अपनी जगह पर जम गया और फिर उसे उस बंद दरवाजे के पीछे से, अपने ही कमरे के अंदर से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। यह किसी के हंसने की आवाज थी, एक औरत की मीठी खनकती हुई लेकिन रूह को कंपा देने वाली हंसी। वही हंसी जो उसने उस रात डिब्रूगढ़ के जंगल में सुनी थी। जब डर आपकी रूह में घर कर जाए तो दुनिया की सबसे महफूज जगह भी एक कैद खाना बन जाती है। दीवारों को लांघना आसान है, लेकिन उस खौफ को कैसे लांघा जाए जो अब आपके जिस्म का, आपकी आत्मा का हिस्सा बन चुका हो। सौरभ उस बंद दरवाजे के बाहर खड़ा था, लेकिन वो जानता था कि असली कैद दरवाजे के उस पार नहीं, बल्कि अब उसके अंदर शुरू हो चुकी है। वो हंसी सिर्फ एक आवाज नहीं थी, वो एक ऐलान था। इस बात का ऐलान कि शिकार अब शिकारी की हद में है और यहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। वह हंसी, वो खौफनाक मीठी हंसी, कुछ सेकंड तक गूंजने के बाद अचानक बंद हो गई और उसके बाद गलियारे में एक मौत जैसा सन्नाटा पसर गया। यह सन्नाटा उस हंसी से भी ज्यादा डरावना था। सौरभ की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। वह एक पल भी और वहां नहीं रुक सका। वह पागलों की तरह गलियारे में भागा। मां, मां! चिल्लाता हुआ अपनी मां के कमरे की ओर दौड़ा। उसकी मां, जो उसकी पहली चीख सुनकर ही जाग गई थी, घबराकर अपने कमरे से बाहर निकली। सौरभ को इस बदहवास हालत में देखकर उनका दिल बैठ गया। क्या हुआ बेटा, क्या बात है? कोई बुरा सपना देखा क्या? उन्होंने उसे अपनी बाहों में भरते हुए पूछा।
सौरभ बुरी तरह हाँफ रहा था। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वह बस अपनी उंगली से अपने कमरे के बंद दरवाजे की ओर इशारा कर पा रहा था। वो वो अंदर है माँ, मेरे कमरे में कोई है, वह हकलाते हुए बोला। उसकी माँ ने हैरानी से उसके कमरे की तरफ देखा। क्या बकवास कर रहा है बेटा? दरवाजा तो अंदर से बंद है। तेरे सिवा कमरे में कौन जाएगा? और तू तो यहां मेरे सामने खड़ा है। उन्होंने उसके माथे पर हाथ रखते हुए कहा, तुझे तो तेज बुखार है। चल अंदर चल, आराम से लेट जा। सौरभ ने अपनी मां के हाथ झटक दिए। नहीं मां, तुम समझ नहीं रही हो। मैंने सपना नहीं देखा, वो सच में थी। उसने उसने मुझे। वह आगे बोल नहीं पाया। उस घिनौने स्पर्श का ख्याल आते ही उसे उबकाई आने लगी। उसकी मां उसकी हालत देखकर और भी चिंतित हो गई, लेकिन एक मां का मन तर्क और हकीकत से बंधा होता है। उन्होंने सोचा कि शायद शादी की थकान, देर रात तक जागना और शराब पीने की वजह से सौरभ बहकी बहकी बातें कर रहा है। उन्होंने उसे प्यार से समझाया, देख बेटा, कभी कभी ज्यादा थकान से ऐसा हो जाता है। दिमाग अजीब अजीब ख्याल बनाने लगता है। तू बस मेरे साथ चल, मेरे कमरे में सो जा, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। सौरभ अपनी मां को कैसे समझाता कि जो उसने महसूस किया वो कोई ख्याल या सपना नहीं, बल्कि एक कड़वी, घिनौनी हकीकत थी। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मां प्लीज मेरी बात का यकीन करो। वो दरवाजा अपने आप बंद हुआ और अंदर से हंसने की आवाज आई। उसकी मां ने एक गहरी सांस ली। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूं। यह कहकर वह हिम्मत करके उसके कमरे के दरवाजे तक गई और उसे खटखटाया। कौन है अंदर? दरवाजा खोलो। कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने 2-3 बार और जोर से दरवाजा पीटा। जब अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो उन्होंने सौरभ की तरफ मुड़कर कहा, देखा, अंदर कोई नहीं है। हवा से बंद हो गया होगा और हंसने की आवाज तुझे वहम हुआ होगा। अब चल, जिद मत कर। मां के चेहरे पर अविश्वास और चिंता के मिले जुले भाव देखकर सौरभ को समझ आ गया कि उसे कोई नहीं समझेगा। वह इस लड़ाई में बिल्कुल अकेला था। वह हार कर बेबस होकर अपनी मां के साथ उनके कमरे में चला गया, लेकिन उसकी आंखें अब भी अपने बंद कमरे के दरवाजे पर टिकी थीं, जैसे उसे डर हो कि वो दरवाजा किसी भी पल फिर से खुल सकता है। मां के कमरे में उनकी मौजूदगी में सौरभ को कुछ देर के लिए सुरक्षा का एहसास तो हुआ, लेकिन वह एक पल के लिए भी सो नहीं पाया। सुबह हुई, सूरज निकला और घर में रोजमर्रा की चहल पहल शुरू हो गई। दिन का उजाला अक्सर डर को कम कर देता है, लेकिन सौरभ के मामले में इसका उल्टा हो रहा था। दिन के उजाले में उसका खौफ और भी भयानक और वास्तविक लग रहा था। नाश्ते की मेज पर वह चुपचाप बैठा था। उसका किसी चीज में मन नहीं लग रहा था। उसकी मां उसे बार बार खाने के लिए कह रही थी, लेकिन उसका गला जैसे किसी ने पकड़ रखा हो। तभी अचानक उसे वही जानी पहचानी मीठी सी महक आई। वही महक जो उस साड़ी के टुकड़े से आ रही थी। उसने घबराकर चारों तरफ देखा। उसकी मां रसोई में थी और घर में कोई और नहीं था। यह महक इतनी तीव्र थी जैसे कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा हो। उसने अपनी मां से पूछा, मां, क्या आपने कोई नया परफ्यूम या अगरबत्ती जलाई है? उसकी मां ने रसोई से ही जवाब दिया, नहीं तो बेटा, क्यों, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, कहकर वह चुप हो गया। अब उसे यकीन हो गया था कि यह महक सिर्फ उसे ही आ रही थी। वह नाश्ते की मेज से उठा और लिविंग रूम में आकर सोफे पर बैठ गया। उसने टीवी चला दिया ताकि शोर में उसका मन बहल सके, लेकिन उसका ध्यान टीवी पर नहीं था। वह बार बार महसूस कर रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास ही मौजूद है। कभी उसे लगता जैसे उसके पीछे सोफे पर कोई आकर बैठा है, तो कभी उसे अपने गालों पर ठंडी हवा का झोंका महसूस होता। यह सब इतना सूक्ष्म था कि वह इसे किसी और को बता भी नहीं सकता था। लोग उसे पागल ही समझते। वह बस अंदर ही अंदर घुट रहा था। तभी जब वह टीवी देख रहा था तो उसे अपने कान के पास एक बहुत ही धीमी, लगभग ना के बराबर फुसफुसाहट सुनाई दी। एक औरत की आवाज, तुम तो मेरे हो हमेशा से। यह आवाज इतनी स्पष्ट और इतनी करीब थी कि सौरभ उछल पड़ा। उसने सोफे से खड़े होकर पूरे कमरे को छान मारा, पर्दों के पीछे देखा, दरवाजों के बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल किसी हथौड़े की तरह बज रहा था। यह वाक्य, तुम तो मेरे हो हमेशा से, इसका क्या मतलब था? यह कोई नहीं था। यह कोई भटकती आत्मा नहीं थी। यह कुछ और था, कुछ ऐसा जो उसे जानता था, जो उसे पहचानता था।
तभी उसकी नजर बंद पड़े टीवी की काली स्क्रीन पर पड़ी। एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए उसे स्क्रीन के प्रतिबिंब में अपने पीछे खड़ी एक लाल साड़ी वाली औरत की धुंधली परछाई दिखाई दी और फिर गायब हो गई। सौरभ की चीख निकलते निकलते रह गई। अब उसे यकीन हो गया था, वो यहीं है, इसी घर में, उसके साथ। उस दिन के बाद सौरभ की जिंदगी बदल गई। वह अपने ही घर में एक अजनबी की तरह रहने लगा। वह हर वक्त डरा सहमा रहता, रात को सो नहीं पाता और दिन में उसे अजीब अजीब अनुभव होते। उसने अपने कमरे में जाना ही छोड़ दिया था। वह लिविंग रूम के सोफे पर ही सोता, सारी लाइटें जलाकर। उसकी माँ उसकी हालत देखकर बहुत परेशान थी। उन्होंने उसे डॉक्टर को दिखाने की भी सलाह दी, लेकिन सौरभ जानता था कि उसकी बीमारी का इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। वह समझ चुका था कि जब तक वह यह नहीं जानेगा कि यह सब क्या है और उसके साथ ही क्यों हो रहा है, तब तक उसे इस नर्क से छुटकारा नहीं मिलेगा। इसी सोच ने उसे हिम्मत दी। डरने और भागने की बजाय अब उसने जवाब तलाशने का फैसला किया। उसने अपना लैपटॉप उठाया और इंटरनेट पर सर्च करना शुरू किया। उसके पास सिर्फ एक ही सुराग था, डिब्रूगढ़। उसने सर्च बार में टाइप किया, डिब्रूगढ़ गांव की डरावनी कहानियां, डिब्रूगढ़ डायन, डिब्रूगढ़ हाईवे हादसा। वह घंटों तक अलग अलग वेबसाइट्स, ब्लॉग्स और फोरम्स को खंगालता रहा। उसे कई स्थानीय लोक कथाएं और अफवाहें मिली, लेकिन कोई भी उसकी आपबीती से मेल नहीं खा रही थी। वह लगभग हार मान चुका था कि तभी उसकी नजर एक बहुत पुराने, लगभग 10 साल पुराने ब्लॉग पोस्ट पर पड़ी। उसका शीर्षक था, डिब्रूगढ़ का अनसुना सच, रूपवती नागिन का इंतजार। सौरभ का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से लिंक पर क्लिक किया। वह ब्लॉग किसी स्थानीय पत्रकार ने लिखा था, जो इलाके की लोक कथाओं पर शोध कर रहा था। उस पोस्ट में एक सदियों पुरानी किंवदंती का जिक्र था। किंवदंती के अनुसार डिब्रूगढ़ के पास के जंगल में एक इच्छाधारी नागिन का वास था, जिसका नाम रूपवती था। वह बेहद खूबसूरत थी और किसी भी इंसान का रूप धर सकती थी। कहते हैं कि सदियों पहले उसे एक इंसान से प्रेम हो गया था, लेकिन कुछ गांव वालों ने धोखे से उसके प्रेमी को मार दिया। तब से रूपवती अपने प्रेमी के पुनर्जन्म का इंतजार कर रही है। वह हर अमावस्या की रात को उस हाईवे पर आती है और अकेले सफर करने वाले नौजवानों को अपना निशाना बनाती है। वह एक खूबसूरत औरत का रूप लेकर उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है, यह परखने के लिए कि उनमें से कौन उसके प्रेमी की आत्मा है। ब्लॉग में आगे जो लिखा था, उसे पढ़कर सौरभ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें लिखा था, कहते हैं कि जब रूपवती को अपना खोया हुआ प्रेम मिल जाता है, तो वह उसे हमेशा के लिए अपना बनाने के लिए उस पर अपनी एक निशानी छोड़ देती है। एक ऐसी निशानी जो जिस्म पर अंकित हो जाती है और जिसे दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती। यह निशानी इस बात का सबूत होती है कि वह शख्स अब सिर्फ और सिर्फ उसी का है। निशानी, जिस्म पर अंकित एक निशानी। ये शब्द सौरभ के दिमाग में गूंज रहे थे। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद वो लाल साड़ी का टुकड़ा ही वो निशानी थी। उसने खुद को दिलासा देने की कोशिश की कि यह सब बकवास है, एक पुरानी कहानी है जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसके साथ जो कुछ भी हुआ था, वो इस कहानी से इतनी सटीकता से मेल खा रहा था कि उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। उसे रात का वो घिनौना स्पर्श याद आया। उस अदृश्य हाथ ने उसकी छाती को छुआ था, ठीक दिल के ऊपर। जैसे ही उसने यह सोचा, उसे अपनी छाती में, उसी जगह पर एक तेज जलन और खुजली का एहसास हुआ। यह जलन इतनी तेज थी जैसे किसी ने वहां गर्म सलाख रख दी हो। उसने बेचैनी से अपनी टी शर्ट के ऊपर से ही उस जगह को खुजलाने की कोशिश की, लेकिन जलन कम होने की बजाय और बढ़ती जा रही थी। घबराहट में वह लगभग दौड़ता हुआ बाथरूम की ओर भागा। उसने दरवाजा अंदर से बंद किया और कांपते हुए शीशे के सामने खड़ा हो गया। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और आंखें खौफ से चौड़ी थीं। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपनी टी शर्ट ऊपर उठाई। जो उसने शीशे में देखा, उसे देखकर उसकी आत्मा तक कांप गई। उसकी छाती पर, ठीक दिल के ऊपर, त्वचा पर एक गहरा काला निशान उभर आया था। यह कोई खरोंच या चोट का निशान नहीं था। यह एक प्रतीक था, एक आकृति, जैसे किसी ने त्वचा को गोदकर बनाया हो। यह 2 सांपों का प्रतीक था जो एक दूसरे से लिपटे हुए थे। एक ऐसा प्रतीक जो अनंत प्रेम और बंधन को दर्शा रहा था। वह उस निशान को घूर रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ गया,
ब्लॉग में लिखी हर बात सच थी। रूपवती ने उसे चुन लिया था। वही उसका वह अपनी सोच पूरी कर पाता, उससे पहले ही कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके पैरों के नीचे से रही सही जमीन भी खींच ली। शीशे में उस काले निशान के अंदर जो दो सांप बने हुए थे, उनकी छोटी छोटी आंखें एक पल के लिए चमकी। उनमें एक लाल दुष्ट चमक पैदा हुई, जैसे वो निशान बेजान नहीं बल्कि जिंदा हो, जैसे वो उसे देख रही हों। यह देखकर सौरभ के हलक से एक दिल दहला देने वाली पागलों जैसी चीख निकल गई। एक ऐसी चीख जिसमें सिर्फ डर नहीं बल्कि अपनी हार और हमेशा के लिए बंद जाने की बेबसी शामिल थी। सौरभ की चीख सुनकर उसकी मां बदहवास हालत में बाथरूम का दरवाजा पीटने लगी। बेटा, दरवाजा खोल, क्या हुआ? सौरभ, उनकी आवाज में घबराहट और बेबसी साफ झलक रही थी। कुछ पलों बाद जब सौरभ ने कांपते हाथों से दरवाजे की कुंडी खोली तो उसकी हालत देखकर उसकी मां की आत्मा कांप गई। उसका बेटा, जो कल तक हंसता खेलता नौजवान था, आज एक जिंदा लाश की तरह लग रहा था। उसकी आंखें गड्ढों में धंस गई थीं, चेहरा बिल्कुल सफेद था और पूरा शरीर किसी सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। मां, वो निशान देखो, वह हकलाते हुए अपनी टी शर्ट ऊपर उठाकर अपनी छाती की ओर इशारा करने लगा। उसकी मां ने घबराकर उस जगह पर देखा जहां सौरभ की उंगली थी। उन्होंने ध्यान से देखा, अपनी आंखों को मलमल कर देखा, लेकिन उन्हें वहां कुछ भी नजर नहीं आया। उसकी त्वचा बिल्कुल साफ थी, वहां किसी भी तरह का कोई निशान, कोई खरोंच तक नहीं थी। कहाँ है निशान बेटा? यहां तो कुछ भी नहीं है, उन्होंने उसके गाल पर हाथ फेरते हुए कहा। उनकी आवाज में अब चिंता के साथ साथ एक अजीब सा डर भी शामिल हो गया था। उन्हें लग रहा था कि उनका बेटा अपना मानसिक संतुलन खो रहा है। सौरभ को अपनी मां की बातों पर यकीन नहीं हुआ। नहीं, तुम ठीक से देखो मां, ये यहां है, दो सांप एक दूसरे से लिपटे हुए। वह लगभग चीख पड़ा और अपनी ही छाती को खुरचने लगा, जैसे वो उस निशान को कुरेद कर बाहर निकाल देना चाहता हो। उसकी मां ने रोते हुए उसके हाथ पकड़ लिए। शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो जा, वहां कुछ भी नहीं है, तू बस बहुत डर गया है। उस पल सौरभ को दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई का एहसास हुआ। वो निशान, वो सिर्फ उसे ही दिखाई दे रहा था। वो रूपवती की निशानी थी और वो सिर्फ उसी के लिए थी, दुनिया के लिए नहीं। यह एहसास उसके लिए सबसे बड़ा झटका था। अब वह किसी को कुछ साबित नहीं कर सकता था। अपनी मां की नजरों में, अपने परिवार की नजरों में, वह अब सिर्फ एक बीमार डरा हुआ लड़का था जो वहम का शिकार हो गया था। उसे समझ आ गया कि इस लड़ाई में उसे कोई नहीं समझेगा, कोई उसका साथ नहीं देगा। वह इस खौफनाक सच के साथ बिल्कुल अकेला था। उस दिन के बाद उसने किसी से उस निशान या उन अनुभवों के बारे में बात करना बंद कर दिया। वह खामोश हो गया, एक ऐसी खामोशी जो किसी तूफान के आने से पहले होती है। सौरभ की बिगड़ती हालत देखकर उसकी मां टूट चुकी थी। डॉक्टरों के इलाज और दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा था। सौरभ दिन ब दिन एक साए में तब्दील होता जा रहा था। वह घंटों तक एक ही जगह पर शून्य में घूरता रहता, कभी कभी खुद से ही बातें करने लगता और रात को अक्सर चीख मारकर उठ जाता। जब विज्ञान और तर्क ने जवाब देना बंद कर दिया तो सौरभ की मां ने उम्मीद की उस आखिरी चौखट पर दस्तक दी जहां अक्सर हताश लोग जाते हैं, आस्था और पराशक्तियों की दुनिया। उन्होंने अपने गांव के पास रहने वाले एक बहुत ही बूढ़े और सिद्ध ओझा के बारे में सुना था। कहते थे कि उनकी नजरों से कुछ नहीं छिपता और वह ऐसी शक्तियों से बात कर सकते हैं जिन्हें आम इंसान देख भी नहीं सकते। आखिरी उम्मीद लेकर वह सौरभ को लगभग जबरदस्ती उस ओझा के पास ले गई। ओझा एक छोटी सी फूस की बनी कुटिया में रहते थे। अंदर धूनी जल रही थी और हवा में जड़ी बूटियों और हवन की एक अजीब सी महक थी। ओझा, जिनकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा लग रही थी, अपनी गद्दी पर बैठे माला जप रहे थे। उनकी झुर्रियों से भरे चेहरे पर एक अजीब सा तेज था और उनकी आंखें ऐसी थीं जैसे वो इंसान के जिस्म को नहीं बल्कि उसकी रूह को देख रही हों। जैसे ही सौरभ ने कुटिया में कदम रखा, ओझा ने अपनी आंखें खोली और उन्हें सीधे सौरभ पर टिका दिया। उनकी नजरें किसी एक्सरे मशीन की तरह सौरभ के शरीर को स्कैन कर रही थीं। सौरभ की मां ने रोते हुए अपनी सारी व्यथा सुनाई। ओझा चुपचाप सब सुनते रहे। उनकी नजरें एक पल के लिए भी सौरभ से नहीं हटी। जब सौरभ की मां चुप हुई तो ओझा ने एक गहरी गंभीर आवाज में कहा, इस लड़के पर किसी भूत प्रेत का साया नहीं है देवी। फिर उन्होंने सौरभ की ओर देखकर कहा, बेटा,
अपनी कमीज ऊपर करो। सौरभ ने कांपते हाथों से अपनी टी शर्ट उठाई। उसकी मां हैरानी से देख रही थी, क्योंकि उन्हें तो कुछ नजर नहीं आता था, लेकिन ओझा उस निशान को देख सकते थे। उनकी आंखों में एक पल के लिए हैरानी और फिर गहरी समझ का भाव आया। हम तो सदियों का इंतजार खत्म हुआ, वह धीमी आवाज में बुदबुदाए। फिर उन्होंने जो बताया उसे सुनकर सौरभ और उसकी मां दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह कोई श्राप या बीमारी नहीं है, ओझा ने कहा। यह एक बंधन है, आत्मा का आत्मा से मिलन। तुम्हारे सीने पर जो निशान है वह इच्छाधारी नागिन रूपवती का प्रेम चिन्ह है। उसने तुम्हें अपने प्रेमी के रूप में पहचान लिया है, जिसका वह कई जन्मों से इंतजार कर रही थी। वह तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि तुम अब उसके हो। वह तुम्हें अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाने आई है। इस बंधन को दुनिया की कोई पूजा, कोई तंत्र मंत्र नहीं तोड़ सकता, क्योंकि यह इस जन्म का नहीं बल्कि कई जन्मों पुराना है। सौरभ की मां रोने लगी। कोई तो उपाय होगा बाबा, मेरे बच्चे को बचा लो। ओझा ने दुख से अपना सिर हिलाया। जब नियति ही मिलन की हो तो इंसान उसे कैसे टाल सकता है? इसका एक ही उपाय है, जो यह लड़का खुद करेगा। उन्होंने सौरभ की आंखों में झांकते हुए कहा, भागना बंद कर दे बेटा, अपनी नियति को स्वीकार कर। वह तुझे बुला रही है, उसके बुलावे का सम्मान कर। ओझा की कुटिया से लौटने के बाद सौरभ एक अलग ही इंसान बन चुका था। उसके अंदर का डर, बेचैनी और घबराहट जैसे खत्म हो गई थी। उसकी जगह एक अजीब सी शांति और ठहराव ने ले ली थी। ओझा के शब्दों ने उसे वो सच दिखा दिया था जिसे वह अब तक मानने से इनकार कर रहा था। वह भाग नहीं रहा था, वह बस अपनी नियति से मुंह मोड़ रहा था। अब उसे सब कुछ साफ नजर आ रहा था। वो मीठी महक, वो फुसफुसाहट, वो स्पर्श, वो सब डर नहीं था। वो एक बुलावा था, एक निमंत्रण था। उसे अब अंधेरे से डर नहीं लगता था। खामोशी उसे सुकून देने लगी थी। वह रात रात भर जागता, लेकिन अब चीखता नहीं था। बस अपनी छाती पर बने उस निशान को महसूस करता, जिसमें अब जलन नहीं बल्कि एक अजीब सी सिहरन होती थी। उसने फैसला कर लिया, वह अब और नहीं भागेगा। वह अपनी नियति का सामना करेगा। एक रात जब घर में सब सो रहे थे, वह उठा। उसने अपनी मां के कमरे में जाकर सोते हुए उनके पैर छुए। उसने एक छोटा सा खत लिखा, मां, मुझे माफ कर देना। मैं कहीं जा नहीं रहा, बस अपने घर लौट रहा हूं। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। उसने अपनी बाइक की चाबी उठाई और चुपचाप घर से बाहर निकल गया। रात के सन्नाटे को चीरती हुई उसकी बाइक उसी अनजान रास्ते पर दौड़ रही थी जो डिब्रूगढ़ की ओर जाता था। लेकिन आज उसके दिल में डर नहीं बल्कि एक अजीब सा रोमांच था, अपने बिछड़े हुए हिस्से से मिलने का रोमांच। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से भटकती उसकी आत्मा को आज मंजिल मिलने वाली है। सौरभ उसी जगह पर आकर रुका, उसी पेड़ के नीचे जहां उसने पहली बार उस रोती हुई औरत को देखा था। उसने बाइक बंद कर दी और इंजन की गड़गड़ाहट की जगह झींगुरों की आवाज ने ले ली। उसने हेलमेट उतारा और इंतजार करने लगा। उसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। झाड़ियों के पीछे से वही मीठी खनकती हुई आवाज आई, तुम आ गए, मैं जानती थी तुम जरूर आओगे। इस बार इस आवाज में शरारत नहीं बल्कि सदियों का सुकून था। झाड़ियों से धीरे धीरे वही लाल साड़ी वाली औरत बाहर निकली। चांद की रोशनी में उसका रूप किसी अप्सरा की तरह दमक रहा था। उसकी आंखों में इस बार आंसू नहीं बल्कि गहरा अथाह प्रेम था। वह धीरे धीरे चलकर सौरभ के पास आई। सौरभ अपनी जगह पर स्थिर खड़ा रहा। उसकी नजरें एक पल के लिए भी रूपवती के चेहरे से नहीं हटी। तुमने बहुत देर कर दी, रूपवती ने कहा। उसकी आवाज में सदियों की तड़प थी। हर जन्म में मैं तुम्हें ढूंढती हूं और हर जन्म में तुम मुझसे दूर भागते हो। सौरभ कुछ नहीं बोला, उसकी आंखें बस उसे देख रही थीं। रूपवती ने अपना ठंडा रेशमी हाथ आगे बढ़ाया और सौरभ की छाती पर ठीक उस निशान के ऊपर रख दिया। जैसे ही उसके हाथ ने सौरभ को छुआ, सौरभ के पूरे शरीर में एक बिजली सी दौड़ी। उसकी आंखों के सामने हजारों तस्वीरें घूमने लगीं, अलग अलग समय, अलग अलग चेहरे, लेकिन हर तस्वीर में वह और रूपवती साथ थे। उसे सब याद आने लगा, अपना असली नाम, अपना असली अस्तित्व और रूपवती के लिए अपना अनंत प्रेम। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रूपवती, सदियों बाद यह नाम उसकी जुबान पर आया। रूपवती की आंखों में भी आंसू आ गए। तुमने मुझे पहचान लिया, उसने कहा। सौरभ ने आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया। दो आत्माएं जो कई जन्मों से एक दूसरे से बिछड़ी हुई थीं, आज फिर एक हो गईं।
वे दोनों एक दूसरे का हाथ थामे धीरे धीरे उस घने अंधेरे जंगल की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे अंदर जा रहे थे, उनके चारों ओर एक अलौकिक सुनहरी रोशनी फैलने लगी और फिर वे दोनों उस रोशनी के साथ ही जंगल के अंधेरे में हमेशा के लिए विलीन हो गए। दोस्तों, इसके साथ यह कहानी यहीं खत्म हो गई है। डिब्रूगढ़ का यह रहस्य आपको कैसा लगा? क्या आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहेंगे? आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर यह कहानी आपकी रूह तक पहुंची हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई अनसुनी कहानी के साथ। धन्यवाद। और मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे अपना छोटा भाई समझकर माफ कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देने की कोशिश करेंगे।